वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको पर्सनालिटी व्यक्तित्व का चैप्टर पढ़ाऊंगा। सबसे पहली स्लाइड में आप फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया मैंने नेट से लिए हैं, आपके सामने रखे हैं। आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि इसमें से कौन व्यक्ति जिसका जिसका जो चित्र लगे हुए हैं उसमें कौन कौन है। फॉर एन एग्जाम्पल आई जस्ट गोइंग ऑन द लेफ्ट, जो टॉप पर है, जो अब्दुल कलाम साहब का जो फोटो लगा हुआ है, इसी प्रकार से आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। बेसिकली व्यक्तित्व क्या होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। सो जो फर्स्ट एस्पेक्ट है पर्सनालिटी मीनिंग एंड एडजस्टमेंट, रिलेशनशिप विथ एडजस्टमेंट। बिकॉज ये जो टॉपिक है ये आपके काउंसलिंग वाले पेपर में दिया हुआ है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। तो पर्सनालिटी के लिए किस प्रकार से काउंसलिंग की जाती है, व्यक्तित्व के लिए किस प्रकार से परामर्श, व्यक्तित्व में परिमार्जन के लिए, पर्सनालिटी में चेंज करने के लिए किस प्रकार से काउंसलिंग दी जाती है, इस रेफरेंस को बताने के लिए व्यक्तित्व क्या होता है इसका अर्थ हमें समझना बहुत आवश्यक है। सो फर्स्ट ईयर की क्लास में भी आप लोगों ने व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था। व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व का वर्गीकरण, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारण, कारक कौन कौन से हैं, ये सभी आपने पढ़ा था। फिर भी थोड़ा सा मैं एलोबरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लेक्चर आई जस्ट ट्राई टू एलोबरेट ऑल ऑफ द मीनिंग ऑफ द पर्सनालिटी एंड द नेचर ऑफ द पर्सनालिटी, जिससे कि काउंसलिंग करने में हम लोगों को बहुत सुविधा हो और काउंसलिंग वाला जो पर्टिकुलरली टॉपिक है, न केवल पढ़ने में बल्कि वास्तव के अर्थों में, वास्तविक अर्थों में भी हम काउंसलिंग बहुत आसानी से कर पाए। स्टार्टिंग विद द पॉइंट कि जो इट इज इट इज originated, the word personality is originated with a Latin word which is termed as a persona and which is used for the mask. सो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई थी, और पर्सोना शब्द का अर्थ होता है एक मास्क, एक मुखौटा, या ये कहना चाहिए कृत्रिम या मिथ्या आभास, फॉल्स अपीयरेंस। और धीमे धीमे इस पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स चेंज होने लगे। हालांकि मैंने इस पर्सनालिटी को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की इन वर्ड्स को लेकर। फिलहाल हम थोड़े से वर्ड की चर्चा करेंगे और उसके बाद जब लास्ट में इन वर्ड्स का मीनिंग हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए या काउंसलिंग के द्वारा व्यक्ति की पर्सनालिटी को कैसे बनाया जाना चाहिए। इट इज़ वेरी मच यूजफुल बाय टर्मिनाइजेशन ऑफ दीज वर्ड्स। जो लेटर्स हैं, पी स्टैंड्स फॉर परसेप्चुअल कैपेसिटी, प्रत्यक्षीकरण की जो योग्यता है वो विकसित करना। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है किसी उद्दीपक को अर्थ प्रदान करना। मीनिंग शुड बी गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट और ए थिंग और ए पर्सन, द राइट मीनिंग शुड बी गिवन। सही अर्थों में अर्थ प्रदान कर दें अगर, तो वो हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। देन द थिंग कम्स, ई स्टैंड्स फॉर इमोशनल मैच्योरिटी एंड कंट्रोल, सावेगिक परिपक्वता और संवेगों पर नियंत्रण। दीज आर द वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। ये बहुत आवश्यक पार्ट है कि हम संवेगों पर नियंत्रण रखें और संवेगों में परिपक्व भी हो जाएं। आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल टू वन सेल्फ एंड सोसाइटी, हम स्वयं के लिए उत्तरदायित्व हों और समाज के लिए भी उत्तरदायी बने, कि समाज के लिए भी, विकास में भी हम कार्य करें। एज शुड बी सोशिएबल, मतलब सामाजिकता होनी चाहिए। देन ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, एंड फॉर नर्चरिंग द नॉलेज, द ट्रूथ, द राइट थिंग्स, उन चीज़ों का पोषण करें जो वास्तव में समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं। ए स्टैंड्स फॉर अफेक्शनेट एंड प्लीजेंट अपीयरेंस, सो बहुत स्नेह होना चाहिए और एक आप व्यक्ति के आने से एक खुशनुमा माहौल हो जाए। सो दैट ए स्टैंड्स फॉर अफेक्शनेट एंड प्लीजेंट अपीयरेंस। एल स्टैंड्स फॉर लवेबल, सब व्यक्ति से प्यार करें, ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए। ई इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल एस्पेक्ट्स, बहुत चीज़ों को मिलाकर इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है, जोड़ने की आवश्यकता है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रुथफुल, हमेशा सत्य की तरफ अग्रसित करने होना चाहिए क्योंकि सत्य ही ज्ञान है। ओके, सो ज्ञान का अंतिम जो लक्ष्य होता है वो सत्य की प्राप्ति करना है। एंड वाई स्टैंड्स फॉर यूथफुल,
हमेशा युवा बने रहें इन थिंकिंग ऑल्सो। सो पर्सनालिटी को मैंने अपनी तरीके से समझाने की कोशिश की है। नाउ आई हैव कलेक्टेड सेवरल डेफिनेशंस। मैंने बहुत सारी परिभाषाएं आप लोगों के लिए विभिन्न सोर्सेस, बुक्स के द्वारा, नेट के द्वारा बहुत सारी डेफिनेशंस मैंने कलेक्ट की है, और मैं परिभाषाओं को आपके समक्ष समझाता जाऊंगा। क्योंकि लगभग लगभग 15-20 परिभाषाएं मैंने और एक एकत्रित की है, और उसके बाद हम एक कॉमन डेफिनेशन, सबसे अच्छी परिभाषा की भी चर्चा करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशंस, अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया कि ये जो मास्क है, दिखावे की बात है, एक कृत्रिम या मिथ्या आभास, अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। इनफैक्ट इस ये जो वर्ड का जो मीनिंग था, प्रारंभ में व्यक्तित्व संबंधी अवधारणा इसी पर आधारित थी, स्टार्टिंग इनिशिएटिंग टाइम पर। और व्यक्ति की बाहरी वेशभूषा, बाहरी आभास एवं शारीरिक बनावट को ही व्यक्तित्व का नाम दिया गया था, जबकि वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है। इस विचारधारा को हम सरफेस व्यू का नाम दे सकते हैं, सतही दृष्टिकोण कह सकते हैं। इस दृष्टिकोण से ये बहुत स्पष्ट होता है कि व्यक्ति जैसा लगता है वही उसका व्यक्तित्व है। पर्सनैलिटी इज हाउ इंडिविजुअल अपीयर्स। वॉटसन और शर्मैन थे, उन्होंने इस मत को का समर्थन किया था। फिर एक दूसरा दृष्टिकोण सामने आया जिसे तात्विक, सब्सटेंस व्यू कह देते हैं, तात्विक दृष्टिकोण कहा गया। वो व्यक्ति के आंतरिक गुणों को अधिक महत्व देता था। वॉरेन इसके समर्थक थे। कार्माइकल, वो भी एक समर्थक थे। उनके अनुसार विकास की किसी भी अवस्था में व्यक्ति का समग्र मानसिक संगठन ही उसका व्यक्तित्व है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के चरित्र के सभी आयाम, जैसे बुद्धि, स्वभाव, कौशल, नैतिकता, अभिवृत्तियां, ये सब विकासात्मक प्रक्रियाओं के कारण प्रदर्शित होती है, और जो कि व्यक्ति के अंदर एकत्रित है, जो सम्मिलित है। सो समय बीतता गया, और सिसरो ने इसका अलग तरीके से प्रयोग किया था। जैसा कि एक व्यक्ति दूसरों को दिखाई देता है, जैसा वो वास्तव में नहीं है, पर्सनों का अर्थ किया था। लेकिन मैंने बताया पर्सनों अपना अर्थ खो चुका है। पर्सनों का अर्थ खाली सरफेस ट्रेट्स नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल ट्रेट्स की भी बात की गई। सो ये जो सरफेस ट्रेट्स थी, हमारी जो पर्सोना वर्ड है, वो पूरी तरीके से पर्सनालिटी को नहीं समझाता। इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई है, उन परिभाषाओं की हम चर्चा कर। सो बर्गर की एक डेफिनेशन थी, द कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न्स एंड इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस ओरिजिनेटिंग विद इन द इंडिविजुअल। जो व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का रहने वाला व्यवहार के प्रतिमान है, और जो व्यक्ति के अंतर व्यक्तित्व प्रक्रियाओं से जन्म होते हैं, जो व्यक्ति के अंदर ही विद्यमान होते हैं, ऐसा बर्गर का कहना था। बिहेवियरल पैटर्न्स मतलब व्यवहार करना, और जब व्यवहार करने की, व्यवहार प्रतिमान की बात करना है, तो व्यवहार के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसा मैंने पहले भी क्लासेस में पढ़ाया था आपको कि बिहेवियर के 3 डायमेंशन है, वो बड़े महत्वपूर्ण है। कॉग्निशन, अफेक्शंस एंड कोनेशंस। संज्ञान, भाव और क्रिया। इन तीनों अर्थ जो व्यक्ति के अंदर ही मौजूद होते हैं, और उन व्यक्ति के कारण व्यक्ति अंतर व्यक्तित्व प्रक्रियाओं के तहत कुछ न कुछ ऐसे प्रतिमान निश्चित कर लेता है, जो कंसिस्टेंस होते हैं, जो एक रूपता लिए हुए होते हैं। उसी को व्यक्तित्व कहा गया बर्गर के द्वारा। फिर एक हॉलैंडर की डेफिनेशन थी, द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक हिम और हर यूनिक। हॉलैंडर का ये कहना था कि व्यक्तित्व का समग्र उसी में निहित है कि व्यक्ति के सभी मनोवैज्ञानिक गुणों को जोड़ लिया जाए, जो उसको एक अपूर्व बनाते हैं। अपूर्व का मतलब, यूनिक का मतलब उसके जैसा कोई नहीं। सो हॉलैंडर की यह परिभाषा बताती है कि व्यक्ति के जो मनोवैज्ञानिक गुणों का एक संगठन, जो व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग करता है, या व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में यूनिक प्रदर्शित करता है। परवीन की डेफिनेशन थी, represents personality represents those characteristics of the person that account for the consistent patterns of the behavior. सो व्यवहार के जो प्रतिमान है, जो एक रूपता लिए हुए होते हैं, उन एक रूपता के क्यों लिए हुए हैं? क्योंकि उनकी कुछ विशेषताएं होती है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति की उन विशेषताओं को कहा गया है, जो व्यवहार के एक रूप प्रतिमानों को प्रदर्शित करता है।
आइजनेक की जो परिभाषा थी, आइजनेक का नाम आपने सुना है, एमपीआई स्केल आपने फर्स्ट ईयर में यूज किया है, मोजलेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ओके, वो बेसिकली आइजनेक के द्वारा बनाया गया था। सो आइजनेक की अपनी परिभाषा है। वो परिभाषा कहती है द मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पर्सनस कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक which determines the unique adjustment to the environment। एक अपेक्षाकृत स्थायी संगठन जो व्यक्ति का चरित्र को बताता है, उसकी टेम्परामेंट को बताता है, उसकी बौद्धिकता को बताता है, उसके शारीरिक गठन को बताता है, जिससे व्यक्ति वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर पाए। ऐसा आइजनिक का कहना था। नेक्स्ट डेफिनेशन वॉटसन की। वॉटसन एक बिहेवियरिस्टिक थे, व्यवहारवादी थे। उन्होंने ये कहा कि पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। उन सभी क्रियाओं का योग है जो कि व्यक्ति को देखकर पता लग जाती है, लंबे समय तक देखकर विश्वसनीय जो सूचना प्रदान करता है व्यक्ति, उन्हीं प्रक्रियाओं का योग व्यक्तित्व कहा गया वॉटसन के द्वारा। इसी प्रकार से प्रिंस की परिभाषा थी। उनका ये कहना था पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोलॉजिकल innate dispositions, impulses, tendencies, appetites and instincts of the individual and the dispositions and tendencies acquired by experiences। पर्सनालिटी व्यक्तित्व उन सभी बातों का योग है जो उसके अंदर पहले से बायोलॉजिकली विद्यमान थे, उसके आवेग, उसके कार्य करने की प्रवृत्तियां, उसकी मूल प्रवृत्तियां, और जो सीखी गई डिस्पोजिशंस या जो प्रवृत्तियां, जो कुछ सीखा गया है, उन सब दोनों चीजों को मिला के जो पहले से विद्यमान थी और जो सीखा गया, इन दोनों को जोड़ लिया जाए, उन सभी इम्पल्सेस, उन सभी आवेगों को, उन सभी डिस्पोजिशंस को, तो उसे व्यक्तित्व कहा गया प्रिंस। हिंदी मीडियम के बच्चे सोच रहे होंगे हिंदी में डेफिनेशन क्यों नहीं लिखी हुई है। हिंदी में डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है, आगे की तरफ मैं आपको समझाऊंगा। पर्सनालिटी इज नॉट एन एग्जिस्टिंग substantive entity to be searched for but a complex construct to be developed and defined by the observer। स्मिथ एंड वेटर का कहना था ऐसा एक कंस्ट्रक्ट है, जटिल तरीके का कंस्ट्रक्ट है, जिस जो कि देखने के वाले के द्वारा बताया गया कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है। मिशेल की परिभाषा है पर्सनालिटी यूजुअली रेफर्स टू द डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर which includes thoughts and emotions that characterize each individual's adaptation to the situations of his or her life। मिशेल का कहना था कि ये भिन्न प्रकार का व्यवहार का प्रतिमान है। व्यवहार के प्रतिमानों में उसकी सोच, थिंकिंग एबिलिटी, उसकी थॉट्स और इमोशंस, संवेगों को सम्मिलित किया जाता है, जो व्यक्ति की पहचान कराता है और व्यक्ति के अंदर ऐसा गुण विकसित करता है कि वो अपने जीवन में आने वाली स्थितियों को अडेप्ट कर पाए, उसके साथ समायोजित हो पाए। ऐसा मिशेल का कहना था। गिलफर्ड की एक परिभाषा थी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ combination of individual trait and property which generates a lasting and a special characteristics different from others। वही बात है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने बात कही। गिलफर्ड का कहना था कि ये व्यक्तिगत गुणों की एक एक कॉम्बिनेशन है, एक समप है, जो व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की विशेषता को जन्म देती है, जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करती है। देन कैटल की परिभाषा है। कैटल बच्चों बड़ा फेमस नाम है। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो कैटल का नाम बड़ा फेमस लिया जाता है, क्योंकि कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर का एक टेस्ट बनाया था। उसमें 16 व्यक्तित्व के कुछ कारकों को मेजरमेंट किया टेस्ट के द्वारा। इसका हिंदी अडेप्टेशन भी हो चुका है और आप लोग प्रैक्टिकल की क्लासेस में इस 16 पीएफ टेस्ट को जरूर यूज करेंगे, जिससे व्यक्तित्व के 16 गुण हैं, उन गुणों को के बारे में पता चल जाता है। उन्होंने कैटल का ये कहना था कि पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन। बड़ी अच्छी परिभाषा दी कि आने वाली परिस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा, यह व्यक्तित्व बताता है। लार्सन एंड बस 2008, a very recent definition,
It says the continuities, consistencies, and stabilities of personality traits and dispositions over time define personality development. व्यक्तित्व विकास की परिभाषा देते हुए लार्सन एंड बस ने कहा कि यह उन सभी योग्यताओं को, सारी एक रूपताओं को, सभी स्थिरताओं को जो कि व्यक्तित्व के गुणों के कारण हुई है, वह अगर एक रूप होकर समय के साथ चलती रहे, विकसित होती रहे, उसे ही व्यक्तित्व विकास कहते हैं। ये सेंटेंस मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, इस डेफिनेशन को मैं बाद में अच्छी तरह से इलोबरेट करूँगा, हिंदी मीडियम की डेफिनेशन जब बताऊँगा। अल्पोर्ट एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 49 डेफिनेशंस को एनालाइज करने के बाद एक जो डेफिनेशन दी, वो डेफिनेशन थी personality is the dynamic organization of psychophysical systems within the individual which determines its unique adjustment with the environment. सो व्यक्तित्व उन मनोदेहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो कि इस बात का निर्धारण करता है कि वह व्यक्ति वातावरण के साथ अपने आप को अपूर्व रूप से समायोजित कर पाए। इस परिभाषा को मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूंगा आगे, कि जब मैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करूंगा तब मैं एक्सप्लोर करूंगा इस डेफिनेशन। बीगे एंड हंट की डेफिनेशन थी पर्सनालिटी रेफर्स टू द होल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटलिटी ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स। उसके सभी चारित्रिक गुणों का एक सम योग है जो कि उसको व्यवहार के विशिष्ट प्रकार के प्रतिमान करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा बिगी और हंट का कहना था। ड्रीवर की एक परिभाषा है, बड़ी अच्छी परिभाषा है। पर्सनालिटी इज द टर्म यूज्ड फॉर द इंटीग्रेटेड एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, मॉरल एंड सोशल क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल एज दैट मैनिफेस्ट इटसेल्फ टू अदर पीपल इन द गिव एंड टेक ऑफ सोशल लाइफ। इन्होंने जो ड्रेवर थे, इनका ये कहना था कि व्यक्तित्व एक ऐसा पद है जो कि बहुत सारी चीजों को समाकलित जोड़े हुए है, और किन चीजों को एक गत्यात्मक संगठन के रूप में, जिसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक प्रकार के गुण व्यक्ति के इकट्ठे हो जाएं और व्यक्ति को सामाजिक जीवन जीने के लिए उन गुणों की आवश्यकता होती है। उन सामाजिक जो गुण हैं, उन गुणों को सामाजिक जीवन जीने के लिए समाज के लोगों के साथ लेना और देना, दोनों प्रकार की एक्टिविटी करना, इस प्रकार की परिभाषा ड्रीवर की ने दी है। डिशिल की एक परिभाषा है, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, मेंस पर्सनालिटी इज द टोटल पिक्चर ऑफ हिज ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। उसका जो संगठित व्यवहार है, उसका एक संपूर्ण चित्र है व्यक्तित्व। व्यक्ति का संगठित व्यवहार व्यक्ति का एक संपूर्ण चित्र व्यक्तित्व के माध्यम से प्रदर्शित होता है। बिसोंज की एक परिभाषा है, पर्सनालिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड ट्रेट्स अराइजेस फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ द बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। बिसोंज का कहना था कि व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों और गुणों जो कि बायोलॉजिकल और सांस्कृतिक कारकों के कारण आपस में जुड़ती रहती है और एक संगठन का काम करती है, उस संगठन को ही व्यक्तित्व कहा। एनएल मन की एक परिभाषा है, पर्सनालिटी में बी डिफाइंड एज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स स्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, कैपेसिटीज, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स। मन ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। उनका ये कहना था कि व्यक्तित्व उसे कहा जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है, जो व्यक्तित्व की एक संरचना का निर्माण करता है। व्यक्ति की संरचना, उसके व्यवहार करने के तरीके, उसकी रुचियाँ, उसकी अभिवृत्तियाँ, उसकी योग्यताएं, उसके अभियोग्यताएं, इन सबों को संगठित करके व्यक्तित्व को परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा मन का कहना। फ्यू मोर डेफिनेशंस आर देयर। आप सोच रहे होंगे इतनी परिभाषाएं क्यों बताई। बच्चों, अगर आप RS IAS का एग्जाम दे रहे हैं तो इस प्रकार की परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा इस परिभाषा के कौन से गुण को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। सो पर्सनालिटी इज द टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल साइकिक क्वालिटीज और सुपरऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन ऑफ द बॉडी इन एज मच एज इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। नो ब्रेन नो पर्सनालिटी। मूरी का कहना था
मस्तिष्क नहीं है तो कोई व्यक्तित्व नहीं है। उन्होंने ये कहा कि सभी मनोवैज्ञानिक गुणों का एक संगठन जो कि बॉडी में होता है, और जो सभी मनोवैज्ञानिक गुण कहाँ इकट्ठे होते हैं, सभी ब्रेन के अंदर कलेक्ट होते हैं, और उस टोटलिटी को ही व्यक्तित्व कहा गया मुरे के द्वारा। मरे ने भी कुछ पर्सनालिटी असेसमेंट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कार्ड बताऊंगा इसके, कि इन्होंने कुछ कार्ड्स प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात की थी। मोरे ने प्रक्षेपी विधियों की बात की थी। सुलीवान बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। इनका ये कहना था पर्सनालिटी इज द रिलेटिव एंड्योरिंग पैटर्न ऑफ रिकरेंट इंटरपर्सनल सिचुएशंस व्हिच कैरेक्टराइज अ ह्यूमन लाइफ। एक इस प्रकार का प्रतिमान है जो कि व्यक्ति को अंतर्वैयक्तिक सिचुएशंस में मानव की जीवन में उसको चिन्हित करता है, ऐसा सुलीवान का कहना था। आइजेनिक की एक और परिभाषा थी, पर्सनालिटी मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर टेम्परामेंट इंटेलेक्ट एंड फिजिक विच डिटरमाइंस हिज और हर यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। आइजेनिक की परिभाषा शायद रिपीट हो गई है बच्चों इस स्लाइड में वापस। सो मैंने बताया था कि आइजेनिक का ये कहना था, वही आइजेनिक महोदय जिन्होंने एमपीआई मोजलेस पर्सनालिटी इन्वेंटरी का निर्माण किया था और पर्सनालिटी के दो डायमेंशंस न्यूरोटिसिज्म और एक्सट्रोवर्जन, दो डायमेंशंस को मेजर करने के लिए एक टूल बनाया था। 48 आइटम्स थे इस टूल में आइजेनिक के द्वारा। आपने फर्स्ट ईयर में सभी ने यूज किया है इस टूल को, कि ये पर्सनालिटी मोर और लेस स्टेबल अपेक्षाकृत स्थायी होती है, और ये व्यक्ति के चरित्र, उसके टेम्परामेंट, उसकी बौद्धिकता और उसके शारीरिक गुणों को एकत्रित कर लिया जाए, एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक संगठन बना लिया जाए जो व्यक्ति के वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करे। परवीन की परिभाषा थी, personality is the structural and dynamic properties of an individual as they reflect themselves in characteristics response to a situation। किसी वातावरण में, किसी सिचुएशन में व्यक्ति किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है, व्यक्ति की जो संरचनात्मक और गत्यात्मक जो योग्यताएं हैं उसके आधार पर किस प्रकार से सिचुएशन स्टिमुलस पे व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है, उसे ही व्यक्तित्व कहा जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे सोच रहे होंगे हिंदी में डेफिनेशंस क्यों नहीं लिखी हुई है। हिंदी में डेफिनेशंस भी मैंने लिखी हुई है, आगे की तरफ मैं आपको समझाऊंगा। पर्सनालिटी इज नॉट एन एग्जिस्टिंग substantive entity to be searched for but a complex construct to be developed and defined by the observer। स्मिथ एंड वेटर का कहना था, ऐसा एक कंस्ट्रक्ट है, जटिल तरीके का कंस्ट्रक्ट है जिस जो कि देखने के वाले के द्वारा बताया गया कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है। मिशेल की परिभाषा है, personality usually refers to the distinct patterns of behavior which includes thoughts and emotions that characterize each individual's adaptation to the situations of his or her life। मिशेल का कहना था कि ये भिन्न प्रकार का व्यवहार का प्रतिमान है। व्यवहार के प्रतिमानों में उसकी सोच, थिंकिंग एबिलिटी, उसकी थॉट्स और इमोशंस, संवेगों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्ति की पहचान कराता है और व्यक्ति के अंदर ऐसा गुण विकसित करता है कि वो अपने जीवन में आने वाली स्थितियों को अडेप्ट कर पाए, उसके साथ समायोजित हो पाए, ऐसा मिशेल का कहना था। गिलफर्ड की एक परिभाषा थी, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ combination of individual trait and property which generates a lasting and a special characteristics different from others। वही बात है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने बात कही। गिलफर्ड का कहना था कि ये व्यक्तिगत गुणों की एक एक कॉम्बिनेशन है, एक समप है जो व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की विशेषता को जन्म देती है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करती है। गिलफोर्ड की परिभाषा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ परिभाषाएं आ गई है, हालांकि मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मैंने साथ में हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश की है। व्यक्तित्व गुणों का एक समन्वित रूप है, गिलफर्ड का कहना था। वुडवर्थ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, कि व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है, ऐसा वुडवर्थ का कहना था। फिर मार्टिन का ये कहना था
कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं और इच्छाओं आदि का समुदाय है। इट्स अ ग्रुप ऑफ जो इन्नेट टेंडेंसीज हैं, ओके, या जो उन्होंने एक्वायर्ड टेंडेंसी करी है, जो अर्जित की है, वो सारे स्वभाव, वो ऐसी मूल प्रवृत्तियां, ऐसे इमोशंस, ऐसी भावनाएं, ऐसी इच्छाएं, ऐसी विशेष आदि का एक संगठन को व्यक्तित्व कहा मार्टिन ने। बिग एंड हंट ने जैसा बताया, मैंने पहले भी परिभाषा में इंग्लिश की परिभाषा के समय इंग्लिश की परिभाषा समझा रहा था, तब मैंने बताई थी इंग्लिश में लिखी हुई परिभाषाओं को। वो वापस रिपीट कर रहा हूँ। व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जिसमें संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान एवं विशेषताएं सम्मिलित होती है, एवं जो व्यक्तित्व के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होती है। डेफिनेट बात है। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, बोरिंग का कहना था। और मन की परिभाषा ये कहती है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं और अभिरुचियों का एक विशेष प्रकार का संगठन होता है जो अन्य व्यक्तियों से उसे अलग करता है, ऐसा मन का कहना है। अल्पोर्ट का कहना था, व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक और आंतरिक वृत्तियों से है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। कुछ शारीरिक और कुछ आंतरिक वृत्तियां इस प्रकार की है जिसके आधार पर व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजित अपना समायोजन स्थापित कर पाए, ऐसा अल्पोर्ट। ड्रेवर की परिभाषा थी, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित एवं गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है, ऐसा ड्रेवर का कहना था। डेविल का कहना था, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का एक संपूर्ण चित्र होता है। ये डेफिनेशन बेटा इंग्लिश में पहले दी हुई थी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो बिसोज एंड बिसोज का कहना था, व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों तथा विशेषताओं का संगठन है। यह जीव शास्त्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त उपक्रम द्वारा उत्पन्न होता है। अल्पोर्ट की परिभाषा है, अल्पोर्ट की, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन होता है जो उसके वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। तो बच्चों, कुछ परिभाषाओं की बात करी और इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। इसमें जो परिभाषा मुझे सबसे अच्छी लगती है और जो सारी बातों को लेकर है, उस उसी की बात करूंगा कि वो अल्पोर्ट के द्वारा दी गई परिभाषा है। अल्पोर्ट की परिभाषा क्या थी बच्चों? अल्पोर्ट की परिभाषा थी, पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोफिजिकल सिस्टम्स which determines his unique adjustment with the environment। व्यक्तित्व मनोदेहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन होता है जो व्यक्ति के वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यहीं पर हमें डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी नजर आती है। व्यक्तित्व के पक्ष जहाँ की बात की जाए, पहला जो गुण है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इन ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर इन 5 पॉइंट्स को मिला दोगे तो अल्पोर्ट की परिभाषा बन जाएगी। इट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये गत्यात्मक संगठन है। यह अवधारणा इस ओर प्रदर्शित करती है कि व्यक्तित्व का प्रतिमान सतत रूप से विकसित होता है और परिवर्तित होता रहता है। व्यक्तित्व हमेशा विकास होता रहता है और चेंज भी होता रहता है ताकि समायोजन हो सके। अर्थात ये कह सकते हैं, व्यक्तित्व एक गति लिए हुए है या गत्यात्मक है। व्यक्तित्व गत्यात्मक होता है। So it is the dynamic organization. An organization of the system, तंत्रों का एक संगठन। कौन कौन से तंत्र? ओके, ये जो तंत्र है ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और संगठित होते हैं। कौन कौन से जो तंत्र हैं वो जुड़े रहते हैं? उसमें जो थर्ड जो हमारा डायमेंशन है, दैट इज साइकोफिजिकल। मनोवैज्ञानिक और दैहिक दोनों से मिलकर शब्द बना है मनोदैहिक। इसका आशय यह है कि व्यक्तित्व में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के कारकों का समावेश होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि मन और शरीर के ऑपरेशंस परस्पर मिश्रित रूप से संगठित होकर कार्य करते हैं। मन कहता है वैसा हमारा शरीर काम करता है और शरीर कहता है वैसा हमारा मन सोचता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको साइकोफिजिकल सिस्टम्स कहा गया है। डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब है निर्धारण करना। अल्पोर्ट का कहना था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करता है। व्यक्ति के कार्य या व्यवहार करने के पीछे भी उसका व्यक्तित्व ही होता है।
और यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, वातावरण के प्रति विशिष्ट समायोजन। किसी भी प्रकार, किसी परिस्थिति में, किसी परिवेश में व्यक्ति द्वारा किया गया समायोजी या अनुकूलित व्यवहार विशिष्ट या अनोखा होता है। किसी परिस्थिति में लोगों के व्यवहार में कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है, इसीलिए कुछ न कुछ विशिष्टता अवश्य पाई जाती है। इसीलिए व्यक्ति के समायोजन को विशिष्ट या अनोखा कहा गया है। तो देखिए, यहाँ इस व्यक्तित्व के पक्ष को समझने की कोशिश करें तो बहुत ही क्लैरिफाई होता है कि व्यक्तित्व उन मनोदेहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के प्रति विशिष्ट समायोजन का निर्धारण करता है। सो आई जस्ट रिपीटिंग द पॉइंट बच्चों, व्यक्तित्व की विशेषताएं। When we'll talk about the characteristics of personality, the characteristics of personality include self-consciousness, sociability, adjustability, goal-directed behavior, strong willpower, physical and mental health, unity and integration, and continuity of development. सबसे पहला जो व्यक्तित्व की विशेषता होती है वो आत्मचेतना। व्यक्तित्व की पहली और मुख्य विशेषता होती है आत्मचेतना। इसी के कारण मानव को अन्य जीवों के से सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है और उसके व्यक्तित्व की उपस्थिति को भी स्वीकार किया जाता है। पशु में और व्यक्ति में आत्मचेतना न होने के कारण यह कहते हुए कभी नहीं सुना जाता कि इस डॉग का या इस इंडिविजुअल का व्यक्तित्व अच्छा है। जब व्यक्ति ये जान जाता है कि वह क्या है, समाज में उसकी क्या स्थिति, दूसरा उसके बारे में क्या सोचते हैं, तभी उसमें व्यक्तित्व का होना स्वीकार किया जाता है। सो बहुत जो छोटा बच्चा है उसके अंदर व्यक्तित्व नहीं माना जाता, लेकिन जब बड़ा आता है, जब वो समझने लग जाता है कि समाज में उसकी स्थिति क्या है, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तभी उसमें व्यक्तित्व का होना स्वीकार किया जाता है। एंड द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज सोशिएबिलिटी, जिसे सामाजिकता कहा जाता है। व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता है समाज से पृथक मानव और उसके व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव में आत्मचेतना का विकास, सेल्फ कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट भी तभी होता है जब वह समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर क्रिया और अंतःक्रिया करता है, एक्शंस इंटरैक्शंस करता है। तभी उस व्यक्ति की पहचान होती है कि आत्मचेतना का विकास भी तभी होगा। इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः व्यक्तित्व में सामाजिकता का होना अनिवार्य है। तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है जिसे सामंजस्य कहा गया है, एडजस्टेबिलिटी, ये तीसरी विशेषता है। व्यक्ति को ये केवल बाह्य वातावरण से नहीं वरन स्वयं के आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य करना पड़ता है। सामंजस्य करने के कारण, समायोजन करने के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। फलक फलस्वरूप ये कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व में विभिन्न विभिन्नताएं भी दृष्टिगत होती है, दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि चोर, डाकिया, पत्नी, डॉक्टर आदि के व्यवहार और व्यक्तित्व में अंतर मिलता है। वास्तव में ये कह सकते हैं कि मानव को अपने व्यक्तित्व की अपनी दशाओं, वातावरण, परिस्थितियों आदि के अनुकूल बनाना पड़ता है, जिसे ही एडजस्टमेंट या एडजस्टेबिलिटी या सामंजस्य या समायोजन कहा जाता है। व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसे गोल डायरेक्टेड कहा जाता है। ऑफ कोर्स ये इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन पर्सनालिटी, क्योंकि एक इंडिविजुअल का कोई भी बिहेवियर वो हमेशा एक उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई एम जरूर होता है। वह किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही संचालित होता है। उसके व्यवहार और लक्ष्यों से अवगत होकर उसके व्यक्तित्व के बारे में हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए व्यक्ति या व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें इस बात पर विचार करना हो जाता है कि उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या है और उसे उसका कितना ज्ञान है। Another important characteristic of personality is strong willpower. व्यक्तित्व की important characteristic है क्योंकि यही शक्ति व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करके अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने की एबिलिटी, क्षमता प्रदान करती है। अगर ये शक्ति निर्बल है तो उसके जीवन को अस्त व्यस्त करके उसके व्यक्तित्व को विकृत कर देगी, उसकी पर्सनालिटी को डिसऑर्गेनाइज्ड कर देगी।
सो विल पावर का होना बहुत जरूरी है। देन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, क्योंकि जैसा हमने अल्पोर्ट की परिभाषा में भी देखा था, इट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोफिजिकल सिस्टम, मनोशारीरिक। तो मनुष्य भी एक मनोशारीरिक प्राणी है। अच्छे व्यक्तित्व के लिए उसके अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना एक आवश्यक शर्त होती है। देन एकता व एकीकरण, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग अकेला कार्य नहीं कर पाता, उसी प्रकार से व्यक्तित्व का कोई भी तत्व अकेला कार्य नहीं कर पाता। ये तत्व कौन कौन से हैं बच्चों? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि। सो व्यक्तित्व इन सभी तत्वों में एकता या एकीकरण होता है। इसलिए ये भी परिभाषित किया जाता है कि व्यक्तित्व मानव की सब शक्तियों और गुणों का संगठन व एकीकरण है। एंड द लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, व्यक्तित्व की विशेषता में विकास की निरंतरता। व्यक्तित्व की अंतिम किंतु बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि विकास की निरंतरता, क्योंकि विकास में कभी स्थिरता नहीं आती है। जैसे जैसे व्यक्ति के कार्य, विचार, अनुभव, स्थितियों आदि में परिवर्तन होते हैं, वैसे ही उसके व्यक्तित्व के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। विकास की ये जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द बर्थ, फ्रॉम द लास्ट मोमेंट ऑफ द डेथ। वह शुरू से लेकर शैशव अवस्था से लेकर जीवन के अंत समय तक चलती रहती। ऐसा कभी कोई समय नहीं आता जिसमें यह कहा जा सके कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या पूर्ण पूर्ण तरीके से निर्माण हो गया। इसलिए गैरिसन और गैरिसन ने यह भी लिखा था कि पर्सनालिटी इज कॉन्स्टेंटली इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न रहता है। जो मैं कुछ आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो मैं इन फैक्टर्स की चर्चा क्यों कर रहा हूँ और व्यक्तित्व की विशेषता क्यों बताई। बच्चों, काउंसलिंग करने के लिए, व्यक्तित्व से संबंधित अगर काउंसलिंग करनी है, तो हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि व्यक्तित्व के गुण क्या होते हैं और इसके विकास के कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। क्योंकि एज ए काउंसलर सभी व्यक्तियों का कार्य यही रहेगा, आप लोगों का भी एज ए काउंसलर कार्य यही होगा कि व्यक्तित्व के विकास कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। इस संबंध में सबसे पहले मैं जो कारक हैं, उन कारकों में सबसे पहले हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स की बात करूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, द फर्स्ट फैक्टर विच आर द फैक्टर्स विच आर हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स, आनुवंशिक निर्धारक है कि जो हमें आनुवंशिक तरीके से मिले हैं वो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। ऐसा स्टडीज में पाया गया है और ये कारक ऐसे होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को अनुवंश के आधार पर चलते रहते हैं, हमारे फोर फादर से हमें मिले हैं और उसी के आधार पर हम व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। दीज फैक्टर इंक्लूड्स फिजिक, शारीरिक गठन, देन इंटेलिजेंस, बुद्धि, देन आकर्षकता, अट्रैक्टिवनेस, फिजिकल कंडीशंस, शारीरिक दशाएं, यस, रोल ऑफ सेक्स, यौन की भूमिका, बर्थ ऑर्डर, जन्म क्रम, एंड इफेक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये कहना चाहिए अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रभाव। सो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं आपके सामने शारीरिक गठन की। शारीरिक गठन के अंदर जैसा हमने शेल्डन का एक क्लासिफिकेशन फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ा था कि शारीरिक संरचना से व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। मोटे, मौंसल या दुर्बल लोगों के व्यक्तित्व में अंतर उसकी शारीरिक रचना के कारण होता है, संरचना के कारण प्रदर्शित होता है। कभी कभी अन्य बच्चे भी संरचना के आधार पर उसका नामकरण कर लेते हैं, जैसे जो उसकी प्रतिकूल भावना को व्यक्त करते हैं। जैसे उससे क्या होता है, उसमें हीनता की भावना विकसित हो जाती है। मैं पर्सनालिटी जो क्लासिफिकेशन है वो भी बताऊंगा, जब आपको शेल्डन का क्लासिफिकेशन तब बताऊंगा कि किस प्रकार का शारीरिक गठन कैसा है तो उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। इंटेलिजेंस, बुद्धि, व्यक्तित्व के विकास में बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि बुद्धि समायोजन, उपलब्धि और सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, अचीवमेंट,
एडजस्टमेंट, इन सभी उपयोगी व्यवहारों का निर्धारण करती है। जो प्रखर बालक हैं, जो प्रखर विद्यार्थी हैं, उसमें श्रेष्ठता होती है, जबकि मंद बालकों में हीनता की भावना विकसित होती है। इसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व पर घातक प्रभाव पड़ता है। जो तेज बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जो तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, वे बालकों के प्रति माता-पिता, मित्रों, शिक्षकों की आदियों की धारणा अनुकूल हो जाती है, जिससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और मानसिक मंदता अगर कम बुद्धि है, तो फिर हम लोगों ने मेंटल रिटार्डेशन सेकेंडरी की क्लास में पढ़ा था, और मंगोलियन के बारे में पढ़ा था, माइक्रोसिफेली लघु शीर्षता, हाइड्रोसिफेली जल शीर्षता आदि। इस प्रकार की स्टडीज बताई गई है कि इस प्रकार के बच्चों में व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अट्रैक्टिवनेस। जो जितना सुंदर या करूप दिखेगा, ये भी एक आनुवंशिकता का प्रतिफल है, और इसका उनके व्यक्तित्व और उनके प्रति लोगों की धारणाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि माता बात पिता की बातें शिक्षक भी आकर्षक बच्चों को अच्छा मान लेते हैं और उन्हें उच्च प्राप्तांक प्रदान करते हैं। मेरे साथ नहीं है ऐसा। इससे उनका आत्मविश्वास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत आकर्षक बच्चों और लोगों के अपनत्व और स्नेह की कमी के कारण स्वयं में प्रत्यक्षित करने लगते हैं कि भाई मैं अच्छा नहीं हूँ, अच्छा नहीं। इससे उसकी हीनता बढ़ जाती है, आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, और ये भी उसके व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव डालता है। देन शारीरिक दशाओं की बात की जाए, शारीरिक दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। अगर किसी को कोई सामान्य स्वास्थ्य स्वस्थ व्यक्ति है, और तो उसका व्यक्तित्व नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जो कोई शारीरिक दोष है किसी के अंदर, तो उसे दोषयुक्त बच्चों के प्रति अननुकूल हो जाता है व्यवहार। इस प्रकार से खराब स्वास्थ्य के भी बहुत कई दुष्परिणाम सामने आते हैं। देन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज देयर रोल ऑफ सेक्स। लैंगिक भिन्नता का भी महत्व दिया गया है व्यक्तित्व के विकास और संगठन पर। देखो, लैंगिक भिन्नता के कारण समाज में बालक बालिकाओं की भूमिका अलग अलग निर्धारित होती है। पहले बहुत ज़्यादा होती थी, आजकल तो सभी इक्विटी पे आ गए हैं। मेरी सारी ये जो गर्ल्स हैं, ये सारी की सारी सामने खड़ी हो गई है, फ्रंट पर आ गई है। ओके, सो भूमिकाओं में अंतर होता है, बिकॉज रोल में अंतर है, उसके बाद बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अंतर होता है। इसके कारण उनके व्यवहार में भी अंतर होता है, जो व्यक्तित्व के विकास और संरचना पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आश्रितता की विशेषता अधिक पाई जाती है। देखिए, लड़कों की तुलना में लड़कियां असुरक्षा की भावना अधिक प्रदर्शित करती है। सो रोल ऑफ जेंडर या रोल ऑफ सेक्स, यौन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है व्यक्तित्व को प्रभावित करने में। जन्म क्रम के बारे में कुछ स्टडीज आई थी। हरलॉक की एक स्टडी बड़ी फेमस थी। ये प्रथम संतान है, फर्स्ट, अगर सबसे बड़ा बच्चा है फैमिली में, तो उसमें मैच्योरिटी, परिपक्वता शीघ्र आती है, और पारिवारिक समायोजन भी अच्छा होता है। परंतु उसमें असुरक्षा की भावना अधिक होती है और उत्तरदायित्व की भावना कम होती है, परंतु सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। प्रथम संतानों में बौद्धिक क्षमता भी अधिक होती है, ऐसी स्टडीज भी देखी गई है। अ, क्योंकि संतानों का सामाजिक समायोजन कम होता है। फ्रॉयड, एडलर और रैंक ने भी जन्म क्रम को महत्वपूर्ण माना था, कि जन्म कौन से नंबर पर जन्म हुआ है बच्चों का, सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है या मंझला है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व के विकास पर। और अंतःस्रावी ग्रंथियों का तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर। जो पेनक्रियास, जो अग्नाशयी ग्रंथि होती है, जिससे इंसुलिन जो निकलता है, इससे कम स्त्राव हो तो मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। इसी तरह से थायराइड जो ग्लैंड होती है, जिसको अपटू ग्रंथि कहा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, कमी होने से बौनापन, मानसिक दुर्बलता और अधिक स्त्राव की दशा में लंबाई में बहुत अधिक वृद्धि, अस्थिरता और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। पैराथायराइड होता है, जिसे अपटू कहा जाता है। पैराथ हार्मोन निकलता है, जिससे स्त्राव कम होने पर ऐंठन, शरीर हड्डियों में कमजोरी आती होती। इसी प्रकार से एड्रेनलिन, पिट्यूटरिन, एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स की बात की गई है। एड्रेनलिन कमी होने पर रक्त संचार कम हो जाता है और थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। पिट्यूटरिन कम होने पर, रक्तस्राव कम होने पर पेशियों तथा हृदय गति में शिथिलता बढ़ जाती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है ना पिट्यूटरिन,
इसी प्रकार से एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स कमी होने पर यौन अंगों का विकास और गौण लैंगिक लक्षणों का विकास रुक जाता है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो हेरिडिटी के अलावा जो डिटर्मिनेंट्स हैं, सोशल डिटर्मिनेंट्स की बात की जाती है। अ, प्रारंभिक सामाजिक जो अनुभव है व्यक्ति के किस प्रकार के हैं। अगर जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बालकों का जैसा अनुभव होता है, जिन परिस्थितियों में रहता है, वैसे ही बालकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है और इसी प्रकार से उसका व्यक्तित्व विकास होता है। जैसे उदाहरण के लिए परिवार में कोई लड़की और उसे उसका बड़ा भाई अक्सर तंग करता रहता हो, तो ऐसा होता है कि वो लड़की अपने प्रति बड़े भाई के प्रति आक्रामक व्यवहार कर सकती है, उससे घृणा भी कर सकती है। इस अनुभव का वह उपयोग उन लोगों पर भी कर सकती है जो उसके भाई जैसा व्यवहार करते हैं। तो देखिए ये सामाजिक अनुभव जिस प्रकार के हैं प्रारंभिक रूप से, वो भी प्रभाव पड़ता है। सोशल डेप्रीवेशन जिसे कहा गया है, सामाजिक वंचन, अगर डिप्राइव्ड रखा गया है, उसको रोका गया है, उसको नहीं मिल पाया है, तो वो भी उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर जैसे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक रूप से अगर उसको एकाकी रखा गया है और पारिवारिक नियंत्रण बहुत अधिक है, तो उसमें भी सामाजिक अनुभवों का लाभ नहीं मिल पाता। इस कारण से उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, हो जाता है। सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकृति की बात है। ऐसा कार्य जिसमें समाज की स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त हो, तो बच्चे भी ऐसा ही चाहते हैं कि जो भी कार्य करें उससे बड़ों और साथियों की स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त हो। और अगर अनुमोदन प्राप्त होता रहता है तो वो व्यक्तित्व का विकास भली प्रकार होता रहा, अनुमोदन प्राप्त नहीं होता तो फिर उसके व्यक्तित्व का विकास भी फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी हो जाती है। देन स्टेटस सिंबल जिसे प्रस्थिति प्रतीक कहा गया है कि हर व्यक्ति अपना एक स्टेटस देखता है कि किस प्रकार से परिस्थिति है उसकी, समाज में स्थिति कैसी है। सो कैसे कपड़े पहनता है, संबंधित प्रतीकों का भी प्रभाव पड़ता है कि कैसे कपड़े पहनता है, कैसे रहता है, कौन सी गाड़ी में आता है, कौन सी गाड़ी चलाता है, घर की आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी है, वह भी प्रभाव डालती है। इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है बच्चों, परिवार का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। बालकों के व्यवहार, आचार विचार को परिवार अपनी मान्यताओं के अनुरूप संवारता है। बच्चे तो मिट्टी के गढ़े होते हैं, बच्चों मिट्टी जैसे गढ़ी जाती है वैसे ही बच्चों को भी गढ़ा जाता है और इस गढ़ने में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर परिवार के वरिष्ठ सदस्य बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे जो तादात्म्यकरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, बच्चों कॉपी करते हैं बिहेवियर को, वैसा का वैसा व्यवहार करने की कोशिश करके फिर अपने अलग अस्तित्व बनाने का प्रयास करता है। सो बच्चे परिवार में रहकर अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जो उसके व्यवहार के जो विभिन्न प्रतिमानों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देन समूह का प्रभाव, जिस समूह में बच्चा रहता है, पीयर ग्रुप फ्रेंडशिप्स, परिवार में, स्कूल में, कॉलेज में जिस प्रकार रहता है उसका भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो नेक्स्ट कल्चरल डिटर्मिनेंट्स की बात की गई है, सांस्कृतिक निर्धारकों की। सो सांस्कृतिक निर्धारक में सामाजिक निर्धारक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए सामाजिक निर्धारक का मतलब ये हुआ कि सभ्य व्यक्ति से प्रचलित मानकों के आधारित समाज व्यवहार की प्रत्याशा की जाती है कि समाज क्या स्वीकारता है क्या स्वीकार नहीं करता। तो सामाजिक ने निर्धारण कुछ नियम बना दिए, कायदे बना दिए, उसके आधार पर व्यक्ति व्यवहार करे तो उसका व्यक्तित्व का विकास नॉर्मल होता है, अगर नहीं करता है तो असामान्य व्यक्तित्व का विकास होता है। पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी इतना खराब हो जाता है कि वो रोग से भी पीड़ित हो सकता है। सामाजिक भूमिकाएं एवं व्यक्तित्व, देखिए प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अलग अलग प्रकार की भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है भूमिका के अनुसार व्यवहार या कार्य करना पड़े और ऐसा न करने पर उसे सामाजिक अवमानना का पात्र बनना पड़ता है। सो व्यक्ति जिस तरह की भूमिका का निर्वाह करता है वैसी भूमिका का निर्वाह करता है जिससे समाज के द्वारा उससे प्रत्याशा आशा की जाती है। देन चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस की बात की, मेथड की कि व्यक्ति का पालन पोषण किन स्थितियों में हुआ है। बिसोंज की एक परिभाषा है, पर्सनालिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स हैबिट्स एटीट्यूड्स एंड ट्रेट्स अराइजेस फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ द बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। बिसोंज का कहना था कि व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों और गुणों जो कि बायोलॉजिकल और सांस्कृतिक कारकों के कारण आपस में जुड़ती रहती है और एक संगठन का काम करती है, उस संगठन को ही व्यक्तित्व कहा।
एनएल मन की एक परिभाषा है, पर्सनालिटी मे बी डिफाइंड एज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स स्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, कैपेसिटीज, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स। मन ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। उनका ये कहना था कि व्यक्तित्व उसे कहा जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है, जो व्यक्तित्व की एक संरचना का निर्माण करता है। व्यक्ति की संरचना, उसके व्यवहार करने के तरीके, उसकी रुचियाँ, उसकी अभिवृत्तियाँ, उसकी योग्यताएं, उसके अभियोग्यताएं, इन सबों को संगठित करके व्यक्तित्व को परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा मन का कहना था। फ्यू मोर डेफिनेशंस आर देयर। आप सोच रहे होंगे इतनी परिभाषाएं क्यों बताई। बच्चों, अगर आप आरएएस आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो इस प्रकार की परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा इस परिभाषा के कौन से गुण को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। सो पर्सनालिटी इज द टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल साइकिक क्वालिटीज और सुपरऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन ऑफ द बॉडी इन एज मच एज इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। नो ब्रेन नो पर्सनालिटी। मुरी का कहना था, मस्तिष्क नहीं है तो कोई व्यक्तित्व नहीं है। उन्होंने ये कहा कि सभी मनो हिंदी मीडियम के बच्चे सोच रहे होंगे हिंदी में डेफिनेशंस क्यों नहीं लिखी हुई है। हिंदी में डेफिनेशंस भी मैंने लिखी हुई है, आगे की तरफ मैं आपको समझाऊंगा। पर्सनालिटी इज नॉट एन एग्जिस्टिंग substantive entity to be searched for, but a complex construct to be developed and defined by the observer। स्मिथ एंड वेटर का कहना था, ऐसा एक कंस्ट्रक्ट है, जटिल तरीके का कंस्ट्रक्ट है, जिस जो कि देखने के वाले के द्वारा बताया गया कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है। मिशेल की परिभाषा है, पर्सनालिटी यूजुअली रेफर्स टू द डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर which includes thoughts and emotions that characterize। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट की बात की गई है। जंग का जो क्लासिफिकेशन था, कार्ल जंग का वो क्लासिफिकेशन कहता था, युंग क्लासिफिकेशन कहता था, युंग बोलते हैं इसे बेटा। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, जो अपने में रहना पसंद करते हैं, समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते हैं। वैज्ञानिक वगैरह इस प्रकार के उदाहरण है। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी होते हैं, जो कहना चाहिए सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति, नेता वगैरह लोगों को हम एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं। और एम्बीवर्ट ऐसे होते हैं जो दोनों प्रकार के गुण मिक्स होते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट है, अगर वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्सट्रोवर्ट होगा, और जब वो रियाज करता है, जब वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो इंट्रोवर्ट होगा। एक बड़ा अच्छा मॉडल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो अभी बिल्कुल रिसेंट मॉडल है, 1990 के बाद ही डेवलप हुआ है। बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, गोल्डबर्ग। आपको लग रहा होगा ये पानी क्यों लगा दिया यहाँ पर, पानी चलता हुआ पानी। बेटा, इसको ओशियन मॉडल भी कहते हैं, OCEAN। ओके, सो ओ स्टैंड्स फॉर ओपननेस, क्यूरोसिटी, एक्सेप्टिंग अदर व्यू पॉइंट्स। ऐसे व्यक्ति जिसमें खुलापन हो। ओके, इसका मतलब वो क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और दूसरे के जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको स्वीकार करते हैं। और ये 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है, मोटे रूप में। पहले बच्चों, ये अलग अलग प्रकार के, जैसे मैंने बताया था आपको, कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर की बात की थी। तो 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स और इस प्रकार के बहुत सारे फैक्टर्स पर एक फैक्टर एनालिसिस टेक्निक होती है। उस टेक्निक के द्वारा उन्होंने 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, गोल्डबर्ग ने। और ये सिचुएशनल, सभी सिचुएशंस में बहुत ही अच्छी तरीके से अप्रूव किया गया है। The thing comes from the conscientiousness, self discipline, willing to achieve। ऐसे आत्म अनुशासन वाले होते हैं और कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होती है। एक्स्ट्रा वर्जन, सोशिएबल एंड आउट गोइंग, सामाजिक होते हैं। एक्स्ट्रा वर्जन बहिर्मुखिता, एग्रीएबलनेस, स्वीकार्य योग्यता, स्वीकार करने वाले, टेंडेंसी टू एग्री, ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो हर बात को स्वीकार करते हैं और दूसरे लोगों के साथ जाना पसंद करते हैं। न्यूरोटिसिज्म, विच इज अपोजिट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, जो सांवेगिक स्थिरता है उसका बिल्कुल विपरीत व्यवहार। तो ओशियन, और ये कहना चाहिए कि सांवेगिक स्थिरता नहीं है तो न्यूरोटिसिज्म है, स्नायु विकृति है। स्नायु विकृति जिसे कहा गया, मनोस्नायु विकृति, सेकेंड ईयर की क्लास में आपने पढ़ा था, साइको न्यूरोसिस। ओके, न्यूरोसिस वर्ड था, बाद में जैसा मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूरोसिस वर्ड हैज बीन कन्वर्टेड टू साइको न्यूरोसिस। सो यहाँ ओशियन के आधार पर बिग 5 फैक्टर मॉडल पर्सनालिटी का ये बताता है कि ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर व्यक्तित्व को हम
परिभाषित कर सकते हैं, इसके अर्थ को समझ सकते हैं। बच्चों, यहाँ ये हमें समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि काउंसलिंग के लिए हमें व्यक्तित्व के गुणों को पता लगाना जरूरी होगा। आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हम काउंसलिंग कर पाएंगे कि कौन सा फैक्टर उसका वीक हो रहा है और किस फैक्टर को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। इसलिए इस मॉडल को पढ़ना, थोड़ा समझना आवश्यक है। हालांकि आपके कोर्स में अलग से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जब पर्सनालिटी की बात करती है तो रिसेंट डेवलपमेंट्स में गोल्डबर्ग का बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी पढ़ना बहुत आवश्यक है। ट्रेट्स मैंने आपको जैसे बताया, द टेंडेंसी ओपननेस, द टेंडेंसी टू अप्रिशिएट न्यू आर्ट आइडियाज, वैल्यूज, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स, conscientiousness, the tendency to be careful on time for appointments, to follow rules and to do hard work. Extraversion, the tendency to be talkative, sociable and to enjoy others, the tendency to have a dominant style. Agreeableness, yes, the tendency to agree and go along with others rather than to assert one's own opinions and choices. Neuroticism, the tendency to frequently experience negative emotions such as anger, worry, and sadness, as well as being interpersonally sensitive. ये कहना चाहिए बेटा, ओपननेस मतलब खुलापन। क्या चीज़ नया, कि दूसरे लोगों के द्वारा जो आर्ट, आइडिया, वैल्यू जो कुछ है उसको कद्र करे, उसको महत्व देते हैं, ऐसे अगर ओपननेस अधिक है तो। कॉन्शियसनेस में अगर कि बड़े केयरफुल होते हैं, ऑन टाइम अपॉइंटमेंट, नियमों को पालन करने वाले होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। ओके, कॉन्शियसनेस अगर ज़्यादा स्कोर है। एक्स्ट्रावर्जन मैंने जैसा बताया, बहिर्मुखिता, मतलब कि बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले, सामाजिक होते हैं, दूसरे लोगों में हंसी मजाक करते हैं, खुश रहते हैं। ओके, और एक तरह से लोगों पर प्रभाव छोड़ते हैं, नेता प्रकार के लोग होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, दूसरे समूह में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट जिसका स्कोर ज़्यादा है। एग्रीएबलनेस, जो स्वीकार करे किसको, दूसरे लोगों के साथ जो बात चल रही है, जो कुछ कार्रवाई हो रही है, जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं, उनको स्वीकार करें, दूसरे लोगों के साथ जाए, न कि अपनी चॉइसेस और अपने ओपिनियंस को थोपे दूसरों के ऊपर। एग्रीएबलनेस। और न्यूरोटिसिज्म जैसा मैंने बताया कि अगर बहुत ज़्यादा है न्यूरोटिसिज्म तो वो नेगेटिव इमोशन से नकारात्मक संवेग विकसित होते हैं, जिसमें गुस्सा, चिंता, उदासी, इस प्रकार के गुण होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति बहुत सेंसिटिव। चर्चा की गई, अगर ज़्यादा स्कोर होता है तो क्या मीनिंग होता है और कम स्कोर है तो क्या मीनिंग है। तो यही बातें हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वेरी सिंपलर वर्ड्स आर देयर। सो मेरा जो लास्ट स्लाइड है आपकी, उस स्लाइड की बात करूंगा। हार्मनी की बात है। हार्मनी किसके किसके बीच में करनी है, क्योंकि काउंसलिंग अगर सीखनी है तो हार्मनी सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। कि हार्मनी का मतलब ये है कि एक तरह से सभी को एक सुर में लाना, सारी चीज़ों को एकाग्र कर देना, एक चित्त कर देना, या कहना चाहिए समग्र रूप से व्यक्तित्व बना लेना। और समग्र रूप से व्यक्तित्व बनाने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, एज ए काउंसलर बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। कि हार्मनी किसके साथ, विथ वंस एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, किसी एक व्यक्ति की योग्यता और अभियोग्यताएं जो हैं उसके साथ अन्य व्यक्तियों को भी हार्मोनी बनाने की जरूरत है। व्यक्ति स्वयं को भी अपनी योग्यता के साथ, कि मेरी इतनी कैपेसिटी है, मेरी इतनी योग्यता है, मैं इसके साथ खुश रह सकता हूँ, हार्मनी बनाने की जरूरत है। ओके, देन वंस इंटरेस्ट, उसकी रुचियों के साथ, हार्मनी विथ वंस इंटरेस्ट, व्यक्ति की अपने अपनी रुचियों के साथ उसको हार्मनी सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है। इसी प्रकार से अपनी एबिलिटीज और इंटरेस्ट दोनों के साथ व्यक्ति की जो योग्यताएं हैं और उसके जो रुचियां हैं उसके बीच में हार्मोनी बनाने की जरूरत है। अपने सेल्फ कंसेप्ट, अपने आत्म प्रत्यय के साथ और सोशल कॉन्स्टेंट्स के साथ, सामाजिक जो बाधाएं हैं उनमें और उसका आत्मविश्वास, आत्म प्रत्यय, स्वयं को कैसा समझता है, उसके बीच भी हार्मोनी बनाने की जरूरत है। अपने जीवन के लक्ष्यों के साथ और सामाजिक प्रतिमान जो बने हुए हैं व्यवहार के, उनके साथ भी उसे हार्मोनी बनाने की जरूरत है। सो बच्चों, ये बात मेरी यहीं समाप्त होती। तो काउंसलिंग अगर इन सब में हार्मोनी बना दी जाए तो परामर्श देना हमारे लिए बहुत आसान होगा। इसी बात के साथ मैं अपना ये लेक्चर फिनिश करता हूँ। थैंक यू।